भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है कि सब्जियों की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसे खरीदना आम लोगों की हैसियत के बाहर की चीज हो गई है। तो इंडियन न्यूज़ जो है वो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, उसमें तो ज़्यादातर प्रोपेगेंडा ही चालू होता है, बट इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़ हैं मैं उसे ज़रूर फॉलो करता हूँ। फार्मिंग इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो फूड और फार्मिंग रिलेटेड होने वाला है। ऐसा क्या हुआ कि आज श्रीलंका में खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, खाने का सामान। श्रीलंका का अगर आप जीडीपी देखें तो उसकी टोटल जीडीपी का 12% जो है वो आता है ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से, और अगर इनकम टैक्स के बारे में देख ले तो वो होता है सिर्फ 9%। यानी देशवासियों से आने वाले पैसे से ज़्यादा बाहर के लोगों से उन्हें पैसा ज़्यादा मिलता था। बट पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से वहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री पूरी ठप हो गई है। इस वजह से उनका जितना भी बाहर से आने वाला पैसा है वो बंद हो गया, और आपको फ़ॉरेन से अगर कुछ ट्रेड करना है, ख़रीदना है, तो आपको फ़ॉरेन करेंसी चाहिए होती है। उस केस में वहाँ पे पेट्रोल डीजल तो उन्हें कंटिन्यूस लगता है, वो आपको बाहर से मंगाना पड़ता है। तो वहाँ पे अभी कंडीशन कुछ ऐसा है कि उनके पास सिर्फ 1.5 महीने का ही पेट्रोल डीजल का रिज़र्व बाकी है। एक और चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो है फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जैसे अपने यहाँ पे यूरिया, डीएपी, ये चीज़ें तो हम इंडिया में ही बना लेते हैं, बट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र जो है वो हमें चाइना से मंगाना पड़ता है। सीवीड जो है वो हमें आयरलैंड, नॉर्वे से मंगाना पड़ता है। बट उसी केस में श्रीलंका को सारा का सारा फर्टिलाइज़र ये इम्पोर्ट करना पड़ता है। चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है उस चीज़ के लिए, तो अब उनके पास फॉरेन रिज़र्व कम है। तो उनके मंत्रियों ने एक दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की पॉलिसी ले आते हैं। किसानों को बताएंगे कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए और जितना भी फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट है वो बंद कर देते हैं, उससे अपना पैसा बच जाएगा। तो ये चीज़ जो है देखने में बहुत बढ़िया लगती है, इवन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। भाई आप ऑर्गेनिक कंज्यूम करोगे, ये सब ठीक है, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी उस चीज़ की ऐसे हो गई कि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से वहाँ पे जो फार्म का प्रोड्यूस है वो बहुत कम हो गया, और शॉर्टेज होने की वजह से रेट बढ़ गए। अब इस केस में उन्होंने वापस से जो फर्टिलाइज़र हैं इंपोर्ट करना चालू कर दिए हैं। बट हमें भी एज एन इंडियन हम ये चीज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बहुत बड़ा गैप है फार्मर की कम्युनिटी और जो कंज्यूमर है उनके बीच में, और ये गैप को दूर करना चाहता हूँ मैं। इस वजह से मैंने आपको ये पूरी स्टोरी बताई। तो कैसा है ना भाई कि होता है कि हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सीड लगाइए और उसका पेड़ आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएंगे और निकाल के खा लीजिए। इतना भी सिंपल नहीं है। अगर देखा जाए तो कन्वेंशनल फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं, उसकी बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, आपका खर्चा ज़्यादा आता है और आपका जो आउटपुट है वो कम आता है। 100% अगर आउटपुट निकल रहा है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सिर्फ 70% या 60% ही आउटपुट मिलता है। उस केस में रेट तो आपको ज़्यादा मिलने ही चाहिए। बट एक और दिक्कत हमारे साथ आज ये है कि हमारे दादा परदादा ऑर्गेनिक खेती करते थे। मैं मानने करता हूँ इस चीज़ को। वहाँ पे उस टाइम पे जो भी वो उनके पास ना तो केमिकल थे, उनसे पूछ लो वो बोलेंगे हमारे ज़माने में कुछ था ही नहीं, केमिकल कुछ फर्टिलाइज़र नहीं था। बट आज क्या प्रॉब्लम हो गया ना, हमारे जितने भी सीड्स हैं, कोई चाहे आप मक्के का ले लीजिए, गेहूं का ले लीजिए, चावल का अगर धान का अगर करते हैं वो ले लीजिए, तो वो सीड्स और दादा परदादा के ज़माने के टाइम के सीड्स में बहुत डिफरेंस आ गया है। उस टाइम पे क्रॉप का आउटपुट कम आता था। आप आम लगाते थे तो आपको 20 साल बाद आम आता था। उस 20 साल के टाइम में प्लांट अपने आप को इतना सेल्फ सस्टेन कर लेता था, इतना ग्रो कर लेता था कि अब उसे अलग से कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं थी। बट आज आम का अगर आप पेड़ लगाते हो तो आपको तीसरे साल में आम लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है, इसमें आपको उसे एडिशनल कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अगर हम खाने वाली मुर्गी की भी बात करें तो एक मुर्गी आज 30 से 35 डेज़ में 2 किलो तक उसका साइज़ हो जाता है, और वही आप देसी मुर्गी अगर लेते हैं तो आपको उसको कम से कम 3 से 4 महीने या 5 महीने तक लगाना पड़ता है, तब जाके उसका वज़न जो है वो 1.5 से 2 किलो होता है। अब इसके पीछे का डिफरेंस ये है कि हमने जितना भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया है, जितने सीड्स हमारे हैं जिसमें हमने जितना जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया है, उस हिसाब से उसको इनपुट भी उतना ही देना ज़रूरी है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक और चीज़ हमें देखनी है कि फर्टिलाइज़र्स, कौन से फर्टिलाइज़र्स को आप ऑर्गेनिक बोलोगे और कौन से को इनऑर्गेनिक या केमिकल बोलोगे। अगर आप देखो, अगर आप सल्फ़र डालते हो अपने ज़मीन में, तो सल्फ़र का ये है कि सल्फ़र की आपकी माइंस होती हैं जिसके अंदर से वो सल्फ़र निकलता है, ज़मीन का ही एक पार्ट है। वही अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हो तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में क्या होता है, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं जिसमें से वो मिट्टी निकाली जाती है, उसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड का एक स्प्रे करते हैं परसेंटेज को कंट्रोल करने के लिए कि कितना % फॉस्फोरस होना चाहिए, और फिर बैग में भर के आपको दे देते हैं। तो अब देखा जाए वो तो है मिट्टी, तो फिर भी क्या आप उसको केमिकल फर्टिलाइज़र बोल सकते हो। ये सोचने वाली चीज़ है। यूरिया के अंदर आप देखो तो नेचुरल गैस है,
नाइट्रोजन है वो भी गैस के फॉर्म में है, उसको आप अमोनिया में कन्वर्ट करके डालते हो, तो वो मेरे हिसाब से तो जितना हो सके वो नेचुरली है, ऑर्गेनिक ही बोल सकते हो उसको। तो ये डिफरेंशिएशन भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हमें देखना है कि ऑर्गेनिक खेती में ना आपको जैसे आपके खेतों में कीड़ा लगता है, अब उस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए आप अगर ऑर्गेनिकली जाओगे तो आपको नीम का पत्ता लाना है, फिर उसको पीसना है, बट वो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आज कीड़ों के अंदर इतना रेजिस्टेंस आ गया है कि आप कुछ भी स्प्रे कर दो, महंगी महंगी दवाइयाँ स्प्रे करो, फिर भी कीड़ा मरता नहीं है, क्योंकि इतना केमिकल का यूज़ वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो ऑल ऑफ द सडन आके अगर आप बोलोगे कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसके अंदर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत पेशेंस करना पड़ेगा। जो भी किसान ऑर्गेनिकली उगा रहे हैं वो ज़्यादातर अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उगा रहे हैं, मार्केट के लिए अभी उगाना फीजिबल नहीं है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के दिन में बोलो कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो तो ये पहले तो हमें जितने भी पुराने जो सीड्स थे उसे लाना पड़ेगा और उसे उगाना पड़ेगा, और उसका जो आउटपुट है उस हिसाब से आपको उसका रेट भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको आउटपुट कम मिलने वाला है, उस हिसाब से आपको रेट तो उस हिसाब से देना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आप डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, अगर हम इस वे में जा ही रहे हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मिट्टी ये क्या होती है और पानी ये क्या होता है, और प्लांट्स का और मिट्टी का और पानी का ये क्या एक रिलेशन है कि जिसकी वजह से हमारा जो हमारे जो पेड़ हैं वो फल देते हैं। तो वो समझने के लिए एक अलग से सीरीज़ करते हैं जिसके अंदर हम व्हाट इज़ सॉइल ये वाला एक वीडियो कर सकते हैं, व्हाट इज़ वाटर ये वाला एक वीडियो कर सकते हैं। तो अगर आप सुनना चाहोगे, समझना चाहोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ सब लोग को और सब लोग बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि मिट्टी एक्चुअल में है क्या चीज़, मैं एक शॉर्ट उदाहरण देता हूँ। मिट्टी ये पत्थर का चूरा है और उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ हो जाती है कि जिससे प्लांट जो है वो ग्रो होता है। तो ये हम पूरा उस सीरीज़ के अंदर समझ सकते हैं। आज का मेरा कहना सिर्फ यही है कि हम कल को हमारे यहाँ पे हमारे देश में ऐसा कुछ ना हो जाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, इस चक्कर में बिना बैकग्राउंड स्टडी किए, बिना होमवर्क किए अगर आप अचानक से कल को पेस्टिसाइड बंद कर दोगे या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स बंद कर दोगे, उस केस में हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। और आप जो कंज्यूमर हो उस कंज्यूमर के ऊपर ये पूरा स्ट्रेन आएगा। किसान तो क्या है, उगा के अपना घर में रख के अपना खा पी के जो बचेगा वो बेचेगा, बट वो ख़रीदने वाले आप लोग हो। और अगर आप लोग को ये चीज़ दुगने और तिगने दाम में मिलने लगे तो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ पे नीचे शेयर कीजिए। काम ज़रूर ऑर्गेनिक में ज़्यादा करना पड़ेगा और लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आप ऑर्गेनिक खाना चाहते हो तो आपको ये मॉडिफिकेशंस हमारे लिए करके देने पड़ेंगे और फिर उस हिसाब से आपको रेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी कुछ डिस्कशन मैं और पापा कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं इसके ऊपर। अगर आपको पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।